सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। गाइस, जेजू आइलैंड आर्क खत्म हो चुका है, पर इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे स्टोरी और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इसके बाद हम लोग जिन को उसी टेम्पल में जाते हुए देखेंगे, एक एक करके मोनाक्स यानी इस दुनिया के भगवानों को आते हुए देखेंगे। सो अगर आपको ये सारे स्टोरीज देखना है सबसे पहले, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो एपिसोड सबसे पहले आप ही देख पाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन फाइनली जेजू आइलैंड का आर्क यानी जेजू आइलैंड में एंड किंग को हराने में सफल होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन को देखते हैं, उसके हाथ में फ्लावर है और सारे के सारे कैमरास अब उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। अब जेजू आइलैंड आर्क खत्म हो चुका है, तो नॉर्मली अब जब पूरी दुनिया उसको देख चुका है टीवी पे लाइव एक्शन करते हुए, तो नॉर्मली सब कोई अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई बोलता है मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने की, कोई बोलता है मुझे नहीं पता कैसे कोई इतने सारे बीस्ट को समन कर सकता है। सच में वो ऑसम है, ही इज द गोट। ऐसा होना ही था क्योंकि उसका एस रैंक हंटर बनने के बाद पहली बार पब्लिक ने उसको एक्शन करते हुए देखा, वो भी जिस तरह का एक्शन जो कि किसी ने आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि कोई ये भी कहते हैं कि हमें उसे नेशनल लेवल हंटर घोषित नहीं कर देना चाहिए, पर उसके उत्तर में कोई ये भी कहता है नहीं ऐसा नहीं, वो अभी इतना भी अच्छा नहीं है। वैसे भी उसको तो अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन भी करना है। जेजू आइलैंड के रेड में पूरे देश ने पार्टिसिपेट किया था, तो नॉर्मली उसके सक्सेस होने के बाद पूरे देश उसके बारे में बात करने लगते हैं। अब जिन कोई भी डिस्कशन का हॉट टॉपिक है, पर सिर्फ इतना ही नहीं कि सब उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारे दुनिया में भी होता है। आप चाहे जितने भी अच्छा काम करो, कोई बुरा कहने वाला होता है, वैसे ही यहाँ पे भी जिन की भी कोई बुराई करने लगता है, कहने लगते हैं पर रुको, जिन पहले क्यों नहीं गया? अगर वो पहले जाता तो शायद इतने लोग नहीं मरते, मिन बियंगू वो भी नहीं मरता। और तभी देखते हैं जिन मिन बियंगू की फोटो के सामने अपना फ्लावर रखता है, और सिर्फ वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स था जो कि बियंगू की फोटो के सामने रखा हुआ था। सब उसको आखिरी बार अपना रिस्पेक्ट देने आए थे। वहीं पे हम मिन बियंगू की फैमिली को देखते हैं, उसकी मॉम को देखते हैं जो कि रो रही थी। जिन ये देखता है और देखने के बाद अपना फ्लावर देने के बाद वो वापस जाने लगता है। मिस्टर बीएक को देखते हैं, जिन उसे पास करके जाने लगता है, पर तभी मिस्टर बीएक कहता है मैं हमेशा सोचता था कोई एक सिंगल हीरो कभी भी एक वॉर को ख़त्म नहीं करता। अब ये रिसेंट इवेंट होने के बाद मुझे लगता है कि मैं गलत था। खुश हो जाओ जिनवू, तुमने इस ट्रेजेडी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, थैंक यू सो मच। वहीं पे जूही को देखते हैं, वो जिन को देख रही थी, तभी अपना मुंह मोड़ लेती है। ये देख के जिन उसकी तरफ देखने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हम वहाँ पे बियंगू की पिक्चर और साथ में हम बहुत सारे हंटर्स की पिक्चर वहाँ पे लगे हुए देखते हैं जो सब इस रेड में मर चुके हैं। और हमें यहाँ पे बताया जाता है टोटल 4801 हंटर ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 727 जो कि अवेकन हुए थे, और उनमें से 64 अवेकन बीइंग्स और 32 सिविलियंस इस बैटल में मर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हो सकता है और मर सकता था, इतने लोग मरे हैं, ये बहुत दुख की बात है। पर इसके पहले का जो रेट था उसमें इससे भी ज़्यादा लोग मरे थे। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम जिन को मिस्टर गो के साथ देखते हैं। वो उसे कहता है तो तुम अपना गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम एक सर्टिफाइड एस रैंक हंटर हो, तो तुम्हें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम एसोसिएशन को एक कॉल कर देना, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद तभी वो कहता है बाय द वे मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना था, क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई भी अपना शैडो कास्ट किया है? जिन को अजीब लगता है और वो कहता है क्या, समझा नहीं। और तभी मिस्टर गो कहता है जो सोल्जर्स को हम लोगों ने वहाँ पे भेजा था एसेंस स्टोन को और बाकी सब कुछ को कलेक्ट करने के लिए, पता नहीं क्यों उन सब ने वहाँ पे खुद को अनकॉन्शियस पाए। वहाँ पे जितने भी सारे हंटर्स थे वो सब या तो ए रैंक का या तो बी रैंक के हंटर्स थे, और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे नाइट गिल्ड खुद था। तो फिर मैं सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता है कि वहाँ पे वो सब लोग एक ही साथ अनकॉन्शियस हो गए। और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने अपना कोई बीस्ट वहाँ पे छोड़ा है कि नहीं? पर जिनको ये कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो कहता है नहीं, मैंने तो अपना कोई शैडो वहाँ पे नहीं छोड़ा है। पर आप मुझे ये बताओ, वो सोल्जर्स वो लोग क्या बोल रहे हैं? मिस्टर गो कहते हैं जब से उन लोगों को होश आया है, उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि उससे पहले क्या हुआ था, और ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या था, कोई मैजिक स्पेल या फिर कुछ अलग था क्या। पर तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है, और उसके बाद सुनकर मिस्टर गो कहता है मुझे थोड़ा सा जाना होगा, थोड़ा काम आ गया है, अपने टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन। मिस्टर गो के साथ बात करने के बाद जिन भी अपने घर जाने के लिए रेडी होता है। जब वो अपना कार के पास पहुंचता है तभी वहाँ पे कोई आके कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मिस्टर संग जिनबू हो? तभी वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं, वो कहता है तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा मिस्टर संग, मेरा नाम है एडम वाइट और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स से। उसकी नाम और उसका काम सुनकर जिन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो यहाँ पे क्यों आया है। तभी वो कहता है तुम मुझे एडम कह सकते हो, माफ़ करना ऐसे अचानक तुम्हें देखने आना पड़ा, पर मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे ऑफिस तक गया था।
ये सुन के जिन को याद आता है जिन्होंने उसे एक कार्ड दिया था, शायद वो यही आदमी था और इसीलिए वो उससे पूछता है तो मेरे से क्या काम था। वो आदमी कहता है मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ये इन्फॉर्मेशन इतना बढ़िया है कि दुनिया के कोई भी कंट्री या फिर दुनिया में कहीं से ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलेगा। पर जिन को ये सुन के अजीब लगता है और वो कहता है ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर है तो तुम मुझे वो क्यों बताना चाहते हो। वो बंदा कहता है क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जैसे स्पेशल लोगों से शेयर किया जा सकता है सर, और वैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। पता नहीं आपका जो जेजू आइलैंड का रेड है वो हमारे सर पर क्या इंप्रेशन छोड़ा कि वो डायरेक्टली आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे हमारा सर सामने ही एक गाड़ी में है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। ये सुन के जिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है इन्फॉर्मेशन। पर तभी देखते हैं वो गाड़ी के अंदर जाने लगता है और कहता है देखो मैं सोच के तुम्हें बाद में कॉल कर दूंगा। वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मुझे शायद ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, एक अपग्रेडर। ये सुन के जिन पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या, एक अपग्रेडर। वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ सर, एक अपग्रेडर जो कि एक अवेकन बीइंग है जो कि दूसरे हंटर्स की एबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकता है। ये सुन के जिन पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या, नहीं ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन एक कार में बापे उनके ऑफिस में आ चुका है। आने के बाद दूसरा आदमी यानी माइकल कॉनर से मिलता है। माइकल कॉनर अपने साथ उसे अंदर ले जाता है। दोनों को बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद वो कहता है ज़्यादा देर न करते हुए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये है इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली तो इस काम को प्रोसेस करने में करीब 2 साल लग जाते हैं, पर आपके लिए एक्सेप्शन है सर। सिर्फ एक सेकेंड लगेगा अगर आप हाँ बोलेंगे कि आप एक अमेरिकन बनना चाहते हैं। ये सुन के जिन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो सीरियस होकर कहता है मैं यहाँ पे आया था बस मिस्टर वाइट ने मुझे बोला है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई हंटर्स को अपग्रेड कर सकता है। ये सुन के कॉनर कहता है हाँ एक्चुअली हमारे पास ऐसा कोई है जो कि अपग्रेड करता है। और तभी पीछे देखते हुए कहता है प्लीज़ मिस सेलनर को जाके बुलाइए। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वहाँ पे एक औरत आने लगती है जिसे देख के जिन पूरी तरह से चौंकता है। मिस्टर कॉनर कंटिन्यू करते हुए कहता है ये एकमात्र पर्सन है पूरी दुनिया में जो कि कोई भी अवेकन बीइंग यानी हंटर्स को उनके एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है। आई प्रेजेंट यू मिस नॉर्मा सेलनर। और तभी हम वो लेडी को आते हुए देखते हैं। जिन भी उसे देखते हुए पूरी तरह से चौंकता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं उनकी तरफ देख के ही बता सकता हूँ ये नॉर्मल हंटर्स से बिल्कुल अलग है। मिस सेलनर वहाँ पे आती है और आके जिन को देखते हुए कहने लगती है शायद तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सब कोई पहले आते हैं और उनको भी ये विश्वास नहीं होता, पर जब तुम मेरी पावर्स को एक बार टेस्ट कर लोगे तुम और ज़्यादा पाने के लिए भीख मांगोगे। वो उसके पास आते हुए कहती है तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा एवरी अवेकन बीइंग उनका हमेशा एक लिमिट होता है, वो अपने लिमिट को कभी भी पास नहीं कर सकते। एक एस रैंक हंटर हमेशा एस रैंक हंटर ही रहता है अनलेस उसको सेकेंड टाइम अवेकनिंग मिले। पर ये बात तो नॉर्मली सभी जानते हैं। तभी जीन उसकी बात को काटते हुए कहता है हाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं ना। ये सुन के मिस सेलनर कहती है हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास ऐसा पावर है कि मैं किसी का भी लिमिट तोड़ के उनको और ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। पर हाँ इसके लिए 3 स्टेजेस होते हैं। मिस्टर कॉनर कहता है हाँ जो भी वो कह रही है वो बिल्कुल सही है, पर एक बार किसी का लिमिट तोड़ने के बाद किसी को पावरफुल बनाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होता है और इसीलिए सिर्फ 3 से 4 हंटर्स को ही उनके साथ मिलने का मौका मिलता है हर साल। जिन सोचने लगता है क्या मैं उन्हीं 3-4 लोगों में से हूँगा जो कि इसकी इनक्रेडिबल एबिलिटी को जान सकता है। और तभी कहता है आपकी ताकत वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सुन के मिस सेलनर कहती है ये हर बंदे पे अलग अलग काम करता है, लेकिन तुम बोल सकते हो कि 20 से 30% उनके स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है। ये सुन के जीन सोचता है क्या 20 से 30%, ये तो सच में इनसेन लेवल है। अब मैं समझ सकता हूँ होंग डोंग सो उसने क्यों इतने सारे हेट मिलने के बाद भी अमेरिका आने के बारे में सोचा। सच में ऐसा ऑफर कोई कैसे छोड़ सकता है। कोई भी हंटर हो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए पागल हो जाएगा। तभी जीन मिस्टर कॉर्नर को देखते हुए कहता है अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो फिर। वो बंदा कहता है हाँ इसीलिए वो हमारे केयर में है, हम उसे एक अच्छी सैलरी भी देते हैं और उसके बदले में हम जिसे चूज़ करते हैं वो उसके ही पावर्स को बढ़ाती है। और अभी तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मिस्टर संग जिनबू हम उनकी पावर्स को एक गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं। ये सुन के जिन सोचता है क्या एक गिफ्ट, क्या ये मेरे लिए कोई ऑफर नहीं है। मिस्टर कॉर्नर कहता है जब तुम फेडरल ब्यूरो का एक हंटर बन जाओगे उसके बाद तुम हमारे सबसे पहला और सबसे टॉप प्रायोरिटी होगे, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि तुम्हें सबसे अच्छा बेनिफिट्स सब कुछ अच्छे से दे सके। वैसे भी ये डिसीजन तुम्हें अभी लेना नहीं है और ये एक गिफ्ट की तरह है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं और इसके बदले में तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सुन के जीन भी सोचता है क्या एक गिफ्ट,
इसका मतलब मुझे कुछ भी देना नहीं होगा या फिर मुझे अभी यहाँ पे आके रहना नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर ही सकता हूँ। और तभी देखते हैं मिस सेलनर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, ये है पहला स्टेप। मिस्टर कॉर्नर सोचने लगता है बहुत अच्छा, उसने बिना रेजिस्ट हुए ही अपना हाथ दे दिया। ये हो सकता है अब तक वो बहुत शांत था, पर एक बार अगर उसने मिस सेलनर की पावर्स को टेस्ट कर ली उसके बाद वो और रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ माना गोतो र्यूजी स्ट्रॉन्ग था, वो एक नेशनल लेवल हंटर भी बन सकता था, पर यह बंदा वो कर दिखाया जो कि गोतो र्यूजी ने भी नहीं कर पाया था। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो कि आज तक दुनिया ने नहीं देखा है। आई वंडर कि ये बंदा क्या कुछ करने की कैपेबल है। और तभी मिस सेलनर को देखते हैं, दोनों की आँख ग्लो करने लगता है। मिस सेलनर उसकी आंखों में देखने लगता है, पर तभी इंस्टेंटली वो अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाता है। आसपास देखने लगता है, उसको कुछ भी फील नहीं होता, पर तभी अपने सामने एक अजीब से एंटिटी को देखता है जो कि उसके पास आ रहा था और पास और तभी उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक नज़रों से देखता है। मिस सेलनर ये देख के बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसको ऐसे चीखते हुए देख के सारे वहाँ पे जो भी लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा झटका लगता है। और तभी वहाँ पे जो भी सारे गार्ड्स थे वो सब जीन के ऊपर अपना बंदूक तान देते हैं और चिल्ला के कहते हैं यू बास्टर्ड, मिस सेलनर के साथ तुमने क्या किया। पर तभी मिस्टर कॉर्नर वो चिल्ला के कहता है स्टॉप यू गाइस, क्या तुम लोग पागल हो, तुम लोगों को पता नहीं कि ये कौन है। वो बंदा कहता है पर सर मिस सेलनर, यू मोरन, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा परवाह है तो जाओ उनको चेक करो। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो जिन से माफ़ी मांगने लगता है और सारे के सारे बाकी लोग जाके मिस सेलनर को कहने लगते हैं क्या हुआ। पर जिन को देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया है कि अभी क्या हुआ है। तभी देखते हैं मिस्टर कॉर्नर वो उसी गार्ड के पास जाके बहुत क्लोजली बहुत धीरे से कहता है अगर तुमने ऐसी ही चीज़ लियो जिगन या फिर थॉमस अंड्रे के साथ की होती तो अब तक हम लोग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, पता है ना तुम्हें ये। तभी मिस सेलनर के पास जाता है और पूछता है मिस सेलनर क्या हुआ है। मिस सेलनर को देखते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी पूरी बॉडी बहुत तेज़ी से कांपने लगता है, वो बहुत डरी हुई है, उनके पूरे बॉडी और सारे चेहरे में पसीना भर चुका है। उनकी ऐसी हालत देखते हुए वो जिन से कहता है मिस्टर संग जिनबो, लगता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट टाइम ये मीटिंग रखें। एडम प्लीज़ जाके उन्हें अच्छे से दे आओ। मिस सेलनर को देखते हुए वो कहता है मिस सेलनर क्या हुआ है। मिस सेलनर को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उनकी पूरी बॉडी अब तक काँप रहा है। तभी वो कहता है वो है एक किंग, और ऐसा वैसा कोई किंग नहीं, वो एक पावरफुल किंग है। और वो ये बहुत डरते हुए कहती है। उसकी ऐसी हालत देख के और ऐसी बातें सुन के मिस्टर कॉर्नर कहता है क्या इसका मतलब वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना स्ट्रांग है। मिस सेलनर कहती है नहीं, ये मैं नहीं कह सकती वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं। जब मैं देख रही थी उसकी तरफ वो भी मुझे देख रहा था, और ये मत समझना कि मैं संग जिनबू की बात कर रही हूँ, वो कोई और था, जैसे कि उसके अंदर का इनफाइनाइट डार्कनेस, और उसके भी अलावा उसकी पावर्स का कोई भी लिमिट नहीं है। जिनको हम लोग बाहर जाते हुए देखते हैं और उसकी शैडो को देखते हैं जो कि और ज़्यादा डार्क हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम मिस्टर गो को देखते हैं। वो हंटर मिन बेंगो के खोने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा चिंता में है। तभी उनके पास देखते हैं कॉल आता है और वहाँ पे बताया जाता है कि एक बी रैंक का गेट हाईवे के बीच में खुला है। ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है एक बी रैंक का गेट, तो फिर तो कोई नॉर्मल हंटर्स इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तभी वो कॉल पे कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, कोई भी मेजर गिल्ड को कॉल करता हूँ। पर तभी उन्हें याद आता है संग जिनबू ने उसी हाईवे के पास में एक अपना गिल्ड का ऑफिस लिया है। जिन को देखते हैं वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है और उसी लेडी के बारे में सोच रहा है और सोचने लगता है मुझे पक्का पता है वो मेरे अंदर कुछ अजीब देखी थी। क्या उन्होंने मेरे अंदर सिस्टम का ग्लिम्स को देख लिया था, पर वो इतना डरी हुई क्यों थी, क्या देखा था उन्होंने। और तभी सामने देखते हुए कहता है ये ट्रैफिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं हमेशा सबवे से जाना पसंद करता हूँ। और तभी देखते हैं उसके पास मिस्टर गो का कॉल आता है और उनके साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है हाईवे के मिडिल में एक गेट खुला है और इसीलिए ये ट्रैफिक है। मिस्टर गो उसे बताता है ये एक बी रैंक का गेट है, क्या तुम उसे संभाल सकते हो जिन। वो कहता है संभाल तो सकता हूँ, पर क्या मैं वहाँ पे बिना कोई एंट्री परमिट के जा सकता हूँ। ये सुन के मिस्टर गो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है वो परमिट्स वो कौन बनाते हैं। जिन कहता है हंटर एसोसिएशन सर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी जिन ये सुन के थोड़ा सा हंसते हुए कहता है द चेयरमैन ऑफ द हंटर्स एसोसिएशन। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद उस गेट को देखते हैं, सारे के सारे लोग उस गेट को देख रहे हैं। तभी हंटर एसोसिएशन के उसी बंदे को देखते हैं, वो किसी को देखते हुए कहता है
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पता है ना तुम्हें। तभी जब वो सामने देखता है ये और कोई नहीं, एस रैंक हंटर संग जिनबो। सारे के सारे लोग अपने सामने जीन को देख के पूरी तरह से हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं क्या जीन वो अकेला ही इस गेट को संभाल ले आया है। पर तभी वो आदमी कहता है हाँ तुम जो भी हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, कोई भी परमिट के बिना तुम ऐसे ही नहीं आ सकते। पर तभी देखते हैं जीन उसको मिस्टर गो का कॉल थमा देते हैं और उसके बाद उस बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है हाँ सर आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। और उसके बाद हम जिन को उस गेट के अंदर जाते हुए देखते हैं। वो बंदा उसे देख रहा था जाते हुए और गुस्से में कहता है मुझे पता है इसी ने कुछ ट्विस्ट किया है। पर तभी देखते हैं सारे के सारे गार्ड्स चिल्लाते हैं, डर चुके हैं क्योंकि ये और एक रेड गेट है। वो बंदा भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या एक रेड गेट, हाँ मैंने मांगा था कि उसे कुछ सज़ा मिले, पर ऐसा नहीं मैंने मांगा था। तभी जीन को देखते हैं, वो रेड गेट के अंदर आने के बाद चारों तरफ देखते हुए कहता है लगता है मैं फिर से एक रेड गेट के अंदर आ चुका हूँ, एंट्रेंस भी अब क्लोज हो चुका है तो मुझे खुद ही अब सब कुछ संभालना होगा। और तभी वो आगे जाने लगता है और जाते हुए अपने माँ के बारे में सोचने लगता है। उसकी माँ को अब उसके बारे में बिल्कुल पता है, पर वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है और उनको दुख भी नहीं हुआ, बल्कि वो खुश है क्योंकि जीन एक हंटर बन चुका है और वो भी अब दुनिया के सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है जैसे कि उसके पापा ने किया है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है उसके पापा जो कि एक फायर फाइटर थे, वो दूसरों को प्रोटेक्ट करते थे, इसीलिए वो उनको पसंद आ गई थी। पर वो जीन को वार्न करते हुए भी कहती है जाओ काम करो, पर अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश मत करना। ये सारे बातें याद आने के बाद जीन को देखते हैं, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं खुश हूँ कि उन्हें मेरे काम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आसपास देखते हैं, तभी कुछ डिमंस को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता ये डेंजर मेरे लिए उतना ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। और तभी अपने सारे के सारे शेडोज़ को समन करता है। सबको आमने सामने देखते हैं। जिन सबकी फाइट देखते हुए कहता है मैं ये एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा। सारे के सारे शेडोज़ को देखते हैं, वो सब एक ही बार में वहाँ के सारे डेंजर मॉन्स्टर को यानी बीस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। जिन बस ये सब देख रहा था, उनको लड़ते हुए देख रहा था और सोचने लगता है हंटर्स की जन्म हंट करने के लिए ही होता है और मैजिक बीस्ट ही नहीं जिससे उनको लड़ना है। हंटर्स को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि वो दूसरों के सामने हारे नहीं, दूसरों का प्रे नहीं बन जाए। किसी भी वक्त कोई भी मोमेंट हालात बदल सकते हैं, तो इसीलिए हंटर्स को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। इवन तो यहाँ पे हज़ारों लाखों बीस्ट है हंट करने के लिए और इसीलिए हंटर को कभी भी हंट करने से रुकना नहीं चाहिए। और उसके कहते हुए हम देखते हैं सारे के सारे हंटर्स बीस्ट और सबको दिखाया जाता है। वो सबके बारे में सोच के ये सारे बातें कहने लगता है। और तभी कुछ ही देर बाद देखते हैं सबको हराने के बाद सारे के सारे शेडोज़ उसके सामने नील किए हुए हैं और वो आगे जाने लगता है। यही सारी बातें सोचते हुए वो अपना टाई उतारते हुए कहता है अब नेक्स्ट टारगेट की बारी, मैं बहुत जल्दी तो रुकने नहीं वाला। सो दोस्तों इसी के साथ सोलो लेवलिंग मांगा का सीजन 1 खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।